नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आपका साथी आप सभी के लिए आज लेकर हाजिर हूँ 23 अप्रैल 2024 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो साथियों, आज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज मैं आपको 2-4 टॉपिक पूरे के पूरे थ्योरी वाइज बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही कम समय में रिवाइज कराने वाला हूं। तो गाइस, इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक अवश्य देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टॉपिक मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। तो केवल पेशेंस और थोड़ी मेहनत के साथ इस वीडियो को ज़रूर देखें आप लोग, और यहाँ से आप सभी लोग बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हैं, ऐसी मेरी आशा और उम्मीद है। और इसके साथ साथ आपको मैदान सीरीज़ के बारे में भी बताऊँगा। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन सर ने कराए थे उनको भी बहुत ही कम समय में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यानी टोटली क्लास आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की रहने वाली है। तो मैं आशा ऐसे करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को जरूर देखना और इन्जॉय करना, और पूरी वीडियो के बारे में आप लोग अगर थोड़ा सा भी अच्छा कुछ बता सकें कमेंट के द्वारा, तो मुझे ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। पहला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाएगा कि आपका हमारा लेवल क्या रहने वाला है क्लास का, क्योंकि इसमें संविधान का भाग 15 में आपको पूरा रिवाइज़ कराने वाला हूँ। ठीक है, माफ़ करना, भाग 14 यहाँ पर मैं आपको पूरा रिवाइज़ कराने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय सिविल सेवा जो आपका दिवस है, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। पहली बार 2006 में इसको आयोजित किया गया था। देखिए, 21 अप्रैल 1947 में ही जो भारत के गृह मंत्री थे, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इन्होंने सिविल सेवा को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया की संज्ञा दी थी। ठीक है, दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में इन्होंने भाषण दिया, और वहाँ पर अपने भाषण में इन्होंने जो सिविल सेवा होता है उसको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा। इसीलिए प्रत्येक 21 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ भाग 14 के बारे में। ठीक है, क्यों भाग 14 में हमारा क्या यूपीएससी है। ठीक है, और भाग 15 में है हमारा निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो ये आपको क्या रखना है, यहाँ पर 14 कर लेना। मैं भाग 14 को आपको रिवाइज कराने वाला हूँ पूरा का पूरा। ठीक है, देखिए, यहाँ से हमारा आर्टिकल स्टार्ट होता है, आर्टिकल 315 से। ठीक है, और 315 में क्या है हमारा? संघ और राज्य लोक सेवा आयोग। कौन है? संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 316 में क्या कहता है? सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। आर्टिकल 317 का कहता है लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना। ठीक है, इसके बारे में बताता है आर्टिकल 317 आपका बताता है। इसके बाद आप लोग देखिए क्या कहता है। जी हाँ, अगला 318 आर्टिकल आपसे आयोग के सदस्यों और जो हमारे कर्मचारी वृंद होते हैं उनकी सेवा शर्त के बारे में, विनिमय के बारे में बताया जाता है। आर्टिकल 319 क्या कहता है? आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वर्ग की सेवा शर्तों के बारे में विनिमय की शक्ति। आर्टिकल 320 क्या कहता है? लोक सेवा आयोग के कृत्य, यानी उनके कार्य। 321 का कहता है हमारा, तो लोक सेवा आयोग के कृत्यों और विस्तार करने की शक्ति। नेक्स्ट आर्टिकल 322 का कहता है लोक सेवा आयोग के व्यय, और आर्टिकल 323 कहता है लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। ठीक है, तो ये डायरेक्टली ही क्या कराया जाता है? मैचिंग कराए जाते हैं। आर के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि थ्योरी से संबंधित है। हालांकि आप वन लाइनर में बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हैं, वो वनडे एग्जाम के लिए रहेगा, लेकिन आर के एवब में पीसीएस के लेवल में यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ से आपके ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं ना साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर आएंगे, उनको भी देखेंगे। पूछा गया आपसे सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल, इसका नाम है हवासल 1R3। ठीक है, इसका नाम है, और इसका सफल परीक्षण किया है किसने? तो उत्तर कोरिया ने किया है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बढ़ते तनाव को देखते हुए इसने क्या किया है? इस हवासल नामक एक मिसाइल है, जो कि एक ही सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल है। ये किसने? दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। इसकी राजधानी क्या? प्योंगयांग, और यहाँ की मुद्रा क्या है? वॉन। ठीक है, अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हैं फैक्ट, उनको देख। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था सी डोम पद्धति, क्या बताई थी आपको? सी डोम पद्धति। ये सी डोम पद्धति या प्रणाली जो है किसकी? इजराइल की है। और कैसी है? जो नेवी वर्जन है वो है सी डोम रक्षा प्रणाली, किसकी? इजराइल की। ऐसी आयरन डोम पद्धति, ये वायु रक्षा प्रणाली है इजराइल की। इंद्रजाल, ये भारत की वायु रक्षा प्रणाली है। समर, ये भारत की वायु रक्षा प्रणाली है। बसोरात, ये कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है भारत की। थर्ड, ये यूएसए का है। और S400 ट्रायम्फ, ये किसका है? रूस का है। ठीक है, ये भी हमें याद रखना होता है सारी बातें। अब देखिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा यूएनए समझाने वाला हूँ। यूएनओ से संबंधित जो भी हमारे अच्छे फैक्ट हैं, यानी जो भी हमारा पूरा टॉपिक है उसके बारे में समझेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पूछा गया है फ़िलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने पर प्रस्ताव पर वीटो किसने किया है? देखिए, हाल ही में आप सभी को पता है यूएनओ। पहले यूएनओ के बारे में जान लेते हैं हम लोग कि यूएनओ क्या चीज़ है।
जब आप सभी को बताया विश्व दो विश्व युद्ध को झेल चुका है, भविष्य में कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसीलिए विश्व में शांति स्थापित करने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को क्या किया गया, एक संगठन जिसको हम यूएनओ कहते हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है। एंटोनियो गुटारेस वर्तमान में इसके हेड हैं और इसमें कुल देशों की संख्या 193 है। फ़िलिस्तीन को 194वां देश बनाने के लिए हाल ही में प्रस्ताव रखा था अल्जीरिया ने, ठीक है, जिस पर अमेरिका ने क्या कर दिया, वीटो कर दिया। अगर अमेरिका वीटो नहीं करता तो यहाँ पर 194वां देश बन जाता, कौन, तो ये फ़िलिस्तीन आपका यूएनओ का 194वां देश बन जाता। लेकिन आप सभी को पता है इजराइल के इशारे पर ये सारे काम हुए होंगे, लगता है ऐसा, तब यहाँ पर वीटो किया किसने, अमेरिका ने किया है। अच्छा, आप लोग कह रहे होंगे कि वीटो क्या होता है सर। देखिए, यूएनओ जो है इसमें 6 अंग होते हैं, यूएनओ में 6 अंग हैं और यूएनओ के 6 अंगों में से एक अंग है जिसका नाम है यूएनएससी, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें कुल सदस्यों की संख्या है 15, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 इसमें अस्थायी देश होते हैं। और जो 5 स्थायी देश होते हैं इन्हीं को बोला जाता है वीटो पावर, ठीक है, क्या बोला जाता है इनको, वीटो पावर। तो उन्हीं में से एक अमेरिका है जिसने क्या कर दिया, अपनी वीटो कर दी और इसको शामिल होने पर मनाही कर दी। यानी 5 में से 4 इसके समर्थन में थे, एक ने क्या कर दिया, वीटो कर दिया, यानी मना कर दिया एक ने। तो इसका मतलब एक के वीटो पर यानी एक के मना करने पर ही प्रस्ताव पूरा का पूरा खारिज हो जाता है, ऐसा मान लीजिए। इसमें कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं, तो रूस है ना, इसके साथ इंग्लैंड है, चाइना है, अमेरिका है और फ्रांस है। ये 5 देश इसमें वीटो पावर हैं। अभी इनके बारे में हम देखेंगे, अच्छे से डिटेल में देखेंगे, ठीक है। देखिए, सभी को पता है संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी इसमें इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, का नाम अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा प्रदान किया गया था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 में वॉशिंगटन के डावर्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया। 7 अक्टूबर 1944 तक ये बैठक चली आपकी। इसके कारण क्या हुआ आप देखिए, तो तत्कालिक सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में कर दी गई। कब, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना कर दी गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। कितनी थी, 51। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर तो केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे, यानी 51 में से 50 जो राष्ट्र थे उसने क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन एक सदस्य ऐसा था जिसका नाम था पोलैंड, इसने संस्थापक सदस्य के रूप में क्या किया, साइन नहीं किया, लेकिन बाद में इसने भी क्या कर दिया, सदस्य के रूप में साइन किया और ये 51वां सदस्य देश बना। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है और 193वां सदस्य देश है इसका दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है और इसका भवन 17 एकड़ ज़मीन पर है। कितने, 17 एकड़ ज़मीन पर 39 मंजिला का है, जो मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। किस पर बना हुआ है, मैनहट्टन द्वीप पर। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से और बहुत ही कम समय में आपको समझाने की कोशिश करूंगा चीज़ों को। आगे और भी थोड़ी चीज़ें हैं उनको भी समझना। यहीं पर आपसे पूछा गया कि 17 एकड़ भूमि ये दान किसने दी थी, तो एक व्यक्ति थे जॉन डी रॉकफेलर, इनके द्वारा ये ज़मीन दान में दी गई थी। संघ का मुख्यालय 1952 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। यहाँ इसकी महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 में आयोजित की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज, अब इसके बारे में देख लेते हैं, ध्वज क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग के राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। यह प्रतीक 2 जैतून के वक्राकार शाखाएं और ऊपर से खुली हैं। इसके बीच विश्व का मानचित्र है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस लोगो में यहाँ पर क्या किया गया है, ये लोगो है इसका, ठीक है, यानी इसका ध्वज है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो कार्य करने वाली भाषाएं हैं अंग्रेजी और फ्रेंच। अन्य भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता दी गई है, जैसे चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश, इन्हें मान्यता भी दी गई है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे जो मैंने भी बताया आपको कि यूएनओ के कितने 6 अंग हैं। ये 6 अंग कौन कौन से हैं, तो महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है जिसे हम इकोसोक बोलते हैं, न्यास परिषद है, ये वर्तमान में कार्य नहीं कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और सचिवालय है, ठीक है। नीदरलैंड्स द हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क में स्थित हैं। यानी इसमें केवल आपसे ये बताया गया है कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, बाकी 5 जो भी इसके अंग हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर, न्यूयॉर्क में है।
तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग नीदरलैंड में, ये आपको बताया गया है। अब महासभा के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। महासभा, इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो आप सभी को याद रखना, महासभा, इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उसका वोट एक ही मान्य होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे शांति सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, नए सदस्यों को प्रवेश और बजट निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत की आवश्यकता होती है। ठीक है, और हम सभी को पता है कि इसमें शामिल होने वाली यानी महासभा में जाने वाली पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो हमारे भारत की जवाहरलाल नेहरू जी की बहन, जिनका नाम क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना, उनका नाम क्या था जो इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? सुरक्षा परिषद की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र का संघ का अंग है और एक प्रकार से कार्यपालिका है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है और इसी कारणवश एक मुहावरे के रूप में इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 15 है, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक, और मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाने की भी कोशिश की है, आई होप। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन। तो पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? बंगाल की खाड़ी में किया गया। कहाँ किया गया? बंगाल की खाड़ी में। नौसेना ने किया है, समुद्री सुरक्षा और हथियारों के परीक्षण से संबंधित है। ठीक है, एक ललन टॉप क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए। इसमें आपको मैं समझाने वाला हूँ तटीय राज्य, हमारे तटीय राज्य कौन कौन से हैं उनके बारे में बताऊँगा। ठीक है, इसके साथ साथ कुल तटीय सीमा कितनी है हमारी? तो 5716.6 किलोमीटर, और मुख्य सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। कुल राज्य कितने हमारे तटीय सीमा पर? 9 राज्य हैं। तो अभी इसको मैप की सहायता से आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए आप लोग मैप की सहायता से समझ सकते हैं इसे। देखिए साथी, ये है हमारा इंडियन मैप। इंडियन मैप आप सभी लोग जानते हैं, ये इंडियन पेनिसुला है हमारा, यानी भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये। और भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इसके पूर्व में आप सभी को पता क्या है? तो इधर है आपका बे ऑफ बंगाल, जिसे हम क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में है भारत के क्या, जिसे हम बोलते हैं अरब सागर। और दक्षिण में हमें बताइए क्या है? हिंद महासागर। तो ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा हमारा कोस्टल एरिया है, और इधर पश्चिम में ये वाला हमारा पूरा एरिया क्या है? कोस्टल एरिया है। और हम सबको पता है कि भारत के पश्चिम में जो तटीय राज्य हैं इनकी संख्या है 5, और भारत के पूरब में यानी बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 4, जिसमें कौन कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। इसके साथ पूरब में गुजरात की सीमा लगती है, पश्चिम में गुजरात की सीमा लगती है। ठीक है, महाराष्ट्र की सीमा लगती है, गोवा की सीमा लगती है, कर्नाटक की सीमा लगती है और केरल की सीमा लगती है। ठीक है, तो आप सभी का रखना, ये हमारे टोटल कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। और मैंने अभी आपको बताया था कि 7516.6 किलोमीटर जो है हमारी कोस्टल लाइन है, जिसमें हमारा अंडमान निकोबार भी शामिल है और जिसमें हमारा लक्षद्वीप भी शामिल है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में स्थित है हमारा कौन? अंडमान निकोबार, और अरब सागर में हमारा स्थित है लक्षद्वीप, जो हमारे 2 द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश हैं। आई होप आपको ये 9 राज्य याद रहेंगे। इन 9 राज्यों में सर्वाधिक सीमा जो लगती है वो गुजरात की लगती है। ठीक है, और सबसे कम जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है? गोवा की। इसके बाद सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है? आंध्र प्रदेश की। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट याद रखने हैं। वैसे अगर हम देखें तो इनका एक कोस्टल एरिया भी होता है, इसके बारे में मैंने बता दिया। इनमें यहाँ पर कुछ आपके तट भी होते हैं, जैसे केरल का जो तट है इसको क्या बोलते हैं? मालाबार का तट। क्या बोलते हैं? मालाबार। और जो तमिलनाडु वाला तट है इसको बोलते हैं हम कोरोमंडल। ठीक है, ये भी आपका रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों ही, मालाबार और आपका कोरोमंडल। चलिए आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन में ज़बरदस्त और बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है आपके सभी के सामने। क्वेश्चन जो है आपसे कह रहा है, एशिया प्रशांत क्षेत्र के टॉप 50 बैंक में शामिल बैंक। तो एशिया प्रशांत, हाल ही में इनके क्षेत्र में जो भी बैंक हैं, ठीक है, एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है S&P रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में टॉप 50 बैंकों में शामिल किया गया है। किसको? तो भारत की 3 बैंकों को। भारत की 3 बैंक इसमें शामिल है टॉप 50 बैंकों में। इसमें भारत में जो टॉप पर है वो है SBI। ये 50 बैंकों में कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। इसके बाद HDFC है और इसके बाद ICICI बैंक। ठीक है आप लोग, तो ये आपको क्या रखना है। देखिए SBI आप सभी को पता है, इसका थोड़ा सा इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। SBI कैसे बना? तो 3 बैंक थी, हम सबको पता है। एक का नाम था बैंक ऑफ बंगाल। क्या नाम था इसका? बैंक ऑफ बंगाल नहीं, बंगाल। एक था बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है, और एक था बैंक ऑफ मद्रास। 1806,
1840 और 1843, ये तीनों क्रम से आपकी क्या है, इन बैंकों की स्थापना थी। इन तीनों बैंकों को विलय किया गया सन 1921 में। कब? सन 1921 में इन तीनों को विलय किया गया और इन तीनों बैंकों का नाम रखा गया क्या? तो इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक का ही राष्ट्रीयकरण किया गया सन 1955 में और बनाया गया SBI। ठीक है, यानी इंपीरियल बैंक का ही नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। HDFC की बात करें तो ये सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी, सबसे बड़ी प्राइवेट आपकी बैंक है जिसको हम कह सकते हैं HDFC। और उस दिन मैंने आपको HDFC के बारे में बताया था थोड़ा सा। ऐसे आपसे पूछे कि जो आपका ICICI बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी ICICI बैंक की। अब आप सभी को हमारी जो कुछ प्रमुख बैंक हैं, मैंने पहले भी आपको कई बार इनका एक टॉपिक याद कराया है, यानी इनकी स्थापना दिवस आपको याद कराई हैं। तो आज भी हम लोग इन पर बात करेंगे क्योंकि बैंकों की बात आई है तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन सकता है। RO में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बैंकों की जो स्थापना दिवस है उनसे मैचिंग के लिए। तो आइए इसको हम कंप्लीट करते हैं, एक अच्छा सा रिवीजन लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान की बात करें तो 1770 में इसकी स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ इलाहाबाद की इसकी स्थापना कब हुई थी? 1865 में हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। कैनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुई थी। ICICI बैंक की स्थापना 1994, HDFC बैंक की स्थापना 1994 और एक्सिस बैंक की स्थापना भी कब हुई थी? 2007 में। इसके साथ बैंक ऑफ बड़ौदा इसकी स्थापना कब हुई? 1908 में। बैंक ऑफ बंगाल इसकी स्थापना कब हुई थी? 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई? 1840 में। और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी? 1843 में। इंपीरियल बैंक ये 1921 में ना, SBI बैंक 1955 में और आप सभी की प्रिय RBI बैंक इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। ठीक है, तो ये हमें कुछ बैंकों की स्थापना दिवस थी, इन्हें को हमें याद रखना है। वैसे तो मैंने 3-4 बार आपको करा दिया है इसको, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं याद हो तो याद करने की कोशिश जरूर करना। और हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे 10 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार पढ़ेंगे तो याद ही हो जाएगा हमें। ठीक है, अभी क्लास छोड़कर कहीं नहीं जाना है आपको, आगे 1-2 टॉपिक और आने वाले हैं। देखो, जो अंत तक रहेगा वो इस टॉपिक को देख ही पाएगा, है ना, वो ही इस क्लास का भरपूर आनंद और भरपूर फ़ायदा ले पाएगा जो इस क्लास को अंत तक देख पाएगा। वरना थोड़ा बहुत देखकर आप इस क्लास का कोई भी आनंद नहीं ले सकते, कोई भी कंटेंट यहाँ से इकट्ठा नहीं कर सकते आप लोग। लेकिन पूरा अंत तक देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी कि हाँ ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है? यूरोपीय खगोलविद द्वारा हमारी आकाशगंगा में खोजा गया सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल। तो हाल ही में किसके द्वारा? यूरोपीय खगोलविदों के द्वारा हमारी आकाशगंगा यानी कि हमारी जो मंदाकिनी है उसमें क्या किया गया है? एक सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल खोला गया है। इसका नाम है आपका BH3, ब्लैक होल 3। इसका जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान से 33 गुना ज़्यादा है और ये हमारी पृथ्वी से लगभग 2000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसकी जो खोज की गई है वो टेलीस्कोप के द्वारा की गई है। ये टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया था? तो अटाकामा मरुस्थल आप लोग जानते होंगे, दक्षिणी अमेरिका में 2 देशों की सीमा पर है, चिली और पेरू की सीमा पर है आपका अटाकामा मरुस्थल। और विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल जो है वो है आपका अटाकामा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में हम लोग कुछ सूचकांक देख लेंगे। ठीक है, हालांकि इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है सूचकांक जो मैं आज कराने वाला हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 1-2 आपके लिए बन सकता है, तो उसको हम लोग करेंगे। वैसे तो हमें बहुत सारे याद हैं, लेकिन कुछ नए नए जो हमारे हैं उनको जरूर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कह रहा है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यात करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा निर्यात आप सभी को याद होना चाहिए कि किस राज्य के द्वारा किया गया है, और भी किसका? इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो वो आप सभी को बताइए कि ये है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक तट है, तमिलनाडु में एक बंदरगाह है जिसका नाम है चेन्नई बंदरगाह। ये पूर्णतः कंप्यूटरीकृत आपका क्या है, एक बंदरगाह है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान का क्या होता है, निर्यात होता है। तो तमिलनाडु इसमें टॉपर है आपका। यहाँ से लगभग पूरे भारत का 33% जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसका निर्यात किया जाता है। सेकंड पर आपका कर्नाटक है और थर्ड पर है आपका उत्तर प्रदेश, यानी अपना उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश वाले अपना स्थान जरूर याद रखें। बाकी आपको टॉप वाला तो याद ही रखना है कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो निर्यात किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है? तमिलनाडु से किया जाता है। ठीक है, देखिए उस दिन मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, यानी सबसे ज़्यादा 2023 में यूनिकॉर्न कहाँ पर स्थापित किए गए हैं उसके बारे में था। तो टॉप पर था अमेरिका, सेकंड पर था चाइना और थर्ड पर था फिर से अपना भारत। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको पूछा जाए कि 2024 का पहला यूनिकॉर्न कौन था,
तो कुर्टिन था। शेयर मार्केट में भारत की रैंक है, चौथी है। स्टार्टअप रैंक में स्टार्टअप जो डे है कब मनाया था, 16 जनवरी को। और डेकाकॉन यानी 10 यूनिकॉर्न के बराबर जो था आपका कौन था, IPL। और इसी में आपकी कौन है, चेन्नई सुपर किंग। ये पहला हमारा क्या था, डेकाकॉन बन जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन हमारे नीचे आया है तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आज का जो हमारा सबसे स्पेशल क्वेश्चन था, है ना, जिस क्वेश्चन का आप लोगों को इंतजार रहेगा, इस क्वेश्चन में हम लोग पूरा जैन धर्म इसका टॉपिक देखेंगे पूरा। 5 मिनट के अंदर में आपको पूरा जैन धर्म से संबंधित सारे फैक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से एक बेहतरीन लिस्ट के साथ आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन को आपने देख लिया तो यहाँ से आपका हिस्ट्री का एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हिस्ट्री भी मैंने आपको पढ़ा दी, ज्योग्राफी का भी एक टॉपिक पढ़ा दिया, इसके साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी वर्ल्ड जो इंटरनेशनल आपके रिलेशन होते हैं उससे भी मैंने क्वेश्चन पढ़ा दिया, संस्था भी आपको पढ़ा दी। यानी कुल मिला के मैंने देखा कि आज 4 से 5 आपके टॉपिक कंप्लीट हुए और वह भी कम समय में बहुत ही बेहतरीन तरीके से विद कॉन्सेप्ट आपको तैयार किए गए। ठीक है, तो ऐसे ही आशा करिए आप लोग पूरा वीडियो को अवश्य देखा करिए और वीडियो अच्छी लगा करे आपको तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए करें, जिससे कि आप लोग अपने दोस्तों को भी फ़ायदा कर सकें थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, PM द्वारा 2550वें भगवान महावीर स्वामी निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो निर्वाण महोत्सव ये कौन सा है, 2550वां, और किसका है, महावीर स्वामी जी का। ये कहाँ पर उद्घाटन किया गया PM मोदी के द्वारा, तो नई दिल्ली भारत मंडपम में इसका उद्घाटन किया गया था। 21 अप्रैल को क्या हुआ था, इनका जो निर्वाण महोत्सव था ये मनाया गया था। ठीक है, और कौन से नंबर का था, 2550वें नंबर का। अब साथियों मैं आपको जैन धर्म से संबंधित पूरा टॉपिक कराने वाला हूँ, ये आपका बेस्ट रिवीजन रहने वाला है अब तक का। ठीक है, तो आप लोग चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले समझते हैं हम लोग जैन धर्म की स्थापना के बारे में। जैन धर्म की स्थापना, यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन बन जाता है RO में, कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं हमारे, तो वहाँ पर थ्योरी ही हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है, तो उसी की बेसिस को लेकर हम लोग चलेंगे। बाकी वनडे एग्जाम के लिए भी हम लोग बहुत सारे फैक्टों पर बात करेंगे। यद्यपि जैन धर्म को संगठित व विकसित करने का श्रेय वर्धमान महावीर को दिया जाता है, तथापि वे इस धर्म के संस्थापक नहीं थे। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों ने प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को दिया है। हालांकि आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तब तो आपका आंसर होगा कौन, ऋषभदेव। लेकिन आपसे पूछे वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वो थे आपके महावीर स्वामी। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि जैन जो है, जैन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है ना, यानी संस्कृत में इसको हम बोलते हैं जिन, जिसका अर्थ होता है विजेता यानी जितेंद्रिय। जैन महात्माओं जो आपके हैं, जैन महात्माओं की निर्ग्रंथ यानी वंदन रहित जैन धर्म की अनिष्ठा को तीर्थकर कहते हैं। यानी भव सागर से पार उतारने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तीर्थंकर कहा जाता है। कुछ हमारे जैन धर्म के संबंधित पर्वत हैं, ये परीक्षाओं में मैचिंग में पूछ लेता है आपसे और वन लाइनर में भी पूछ लेता है। जैसे कैलाश पर्वत, ये आपका कहाँ पर है, नेपाल में है, ऋषभदेव का शरीर त्याग यहीं पर हुआ था। संवेद पर्वत ये झारखंड में है, और पार्श्वनाथ जो कि 23 हमारे तीर्थकर हैं, इनका शरीर त्याग हुआ था। विपुलांचल पर्वत ये बिहार में है। महावीर स्वामी का उपदेश यानी जहाँ पर सबसे पहले महावीर स्वामी जी ने राजगृह में अपना पहला उपदेश दिया था, वो विपुलांचल पर्वत पर ही दिया था। माउंट आबू ये राजस्थान में है। ये दिलवाड़ा जैन मंदिर, यहाँ पर ऋषभदेव की मूर्ति है, इसके लिए फेमस है। और शत्रुंजय पर्वत ये आपका गुजरात में है, जैन मंदिर के लिए ये भी फेमस है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्वत थे आपके। अब हम सभी को बताएं कि जो हमारा जैन धर्म था 2 भागों में बट गया था, एक था श्वेतांबर और एक था आपका दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बटा था, आप सभी को पता है। भद्रबाहु, जो भद्रबाहु को मानने वाले थे वो किसमें थे, आपके दिगंबर थे, यानी जो बिना वस्त्र के रहते थे, और जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे वो स्थूल भद्र के थे। आप सभी को पता है कि मौर्य वंश में जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, ये किसको मानता था, जैन धर्म को मानता था। तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे वो श्रवण बेलगुड़ा गए थे, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा आपका पाप किया, उसका पश्चाताप करने के लिए, है ना। और इसके साथ साथ इनके राज्य में बहुत बड़ा 12 वर्ष का लगातार अकाल पड़ा था, है ना। उसको सही करने के लिए जो आपके भद्रबाहु थे उन्होंने एक उपाय बताया। इन्होंने कहा कि आप जाइए श्रवण बेलगुड़ा और वहाँ पर जाकर संलेखना विधि के द्वारा आप क्या करिए, अपने जो आपका राज्य में 12 वर्ष का अकाल पड़ रहा है उसको दूर कर सकते हैं। तो उन्हीं की बात मानते हुए दिगंबर जी के साथ चले गए। कौन, आपके चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन उस समय जब उत्तर में थे आपके कौन, स्थूलभद्र, जब इन्होंने देखा, जब मृत्यु हो गई आपके चंद्रगुप्त मौर्य की, तो भद्रबाहु जी उत्तर भारत गए तो उन्होंने देखा
कि जो स्थूलभद्र हैं उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिए हैं। ठीक है, तो इन्हीं में दोनों में विवाद हो गया। जो निर्वस्त्र रहते थे यानी दिग्ग रहते थे उनको दिगंबर बोला गया, और जो जिन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिए उनको श्वेतांबर बोला गया। तो दो भागों में बट गया आपका कौन, जैन धर्म। तो इन्हीं के बारे में कुछ हमारी कुछ भिन्नताएं हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे इस धर्म इन संप्रदाय में कौन थे, स्थूलभद्र थे, यानी इन संप्रदाय के प्रमुख कौन थे, स्थूलभद्र। इसके कौन थे, भद्रबाहु थे। इसके समर्थक यानी श्वेतांबर के समर्थक मगध वाले कहलाए, और इनके दक्षिण वाले कहलाए, कि मैंने बताया दक्षिण भारत में चले गए थे। मोक्ष प्राप्ति सफ़ेद वस्त्र त्याग कर आवश्यक नहीं, यानी इनका मानना था कि सफ़ेद वस्त्र को नहीं त्यागेंगे तो ऐसा नहीं कि हमें मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। इन्होंने कहा सफ़ेद वस्त्र या वस्त्रों को त्याग कर ही, यानी पर्यावरण को ही अपना वस्त्र बनाना होगा, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी जीवन में स्त्रियां निर्वाण के योग्य हैं, स्त्रियों के निर्वाण की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट, केवल प्राप्ति के उपरांत भोजन की आवश्यकता। केवल प्राप्ति के उपरांत भोजन की आवश्यकता नहीं। ये महावीर को विवाहित मानते थे, ये महावीर को अविवाहित मानते थे। ये 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ को स्त्री मानते थे, और ये मल्लिनाथ को पुरुष मानते थे। नेक्स्ट, ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते थे, ये जैन आगम ग्रंथ को अस्वीकार करते थे। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप लोग याद रखना। अब हम लोग बात कर लेते हैं जीवन परिचय पर, किसके, महावीर स्वामी जी के। देखिए महावीर स्वामी जी का यहाँ पर पूरा जीवन परिचय, उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल फैक्ट जो हैं वो आपके यहीं से बनते हैं और यहाँ से कंप्लीट भी हो जाएंगे मेरे ख्याल से। जन्म इनका 540 ईसा पूर्व में, पुरानी इतिहास की जो NCERT है उसके अनुसार। जन्म स्थल इनका कुंडल ग्राम था, निकट वैशाली के पास, बिहार में। पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, जो कि बज्जी संघ के कुंड ग्राम के जात्रक क्षत्रिय थे। माता थी इनकी त्रिशला, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनके पिता किस वंश के थे, तो बज्जी वंश के थे, है ना, और किस कुल के थे, तो जात्रक कुल के थे। जबकि माता की पूछ लेता है ये किस वंश की थी, लिच्छवी वंश की थी। पत्नी यशोदा थी इनकी, और ये किस कौंडिया वंश की थी। ठीक है, समरवती की कन्या थी ये। दामाद जमाली थे, ये प्रथम विरोधी भी थे इनके, और बाद में पहले इनके शिष्य भी बने थे। द्वितीय विरोधी कौन थे, तिस्सुगुप्त, ये ज्ञान के 16 वर्ष बाद इनके क्या बने, विरोधी बने। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में। बड़े भाई नंदीवर्धन, क्योंकि पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर ये घर से इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में। और लगभग 12 वर्ष तक इन्होंने क्या किया, आपकी तपस्या की, और 42 वर्ष की उम्र में इनको क्या प्राप्त हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, शिष्य कौन थे इनके, तो मखली पुत्र घोषाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं ये। ठीक है, किसके शिष्य थे, तो इनके थे। बचपन का नाम तो वर्धमान था। गोत्र कौन सा था, कश्यप या इक्ष्वाकु। प्रतीक क्या था इनका, सिंह। अभी हम बात करेंगे जो भी हमारे जैन तीर्थकर थे उनके नामों को और उनके प्रतीकों को देखेंगे। प्रथम जो वर्षावास था, ये अस्थि का ग्राम यहाँ पर क्या था, अंतिम ये पावापुरी में था। पुत्री का नाम क्या था इनका, प्रियदर्शना, इसी को अनुजा भी कहा जाता था। इन्हीं के पति का नाम था जमाली, जो इनके पहले शिष्य बने और पहले विरोधी थे। ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या के बाद मिली। ज्ञान प्राप्त स्थान 42 वर्ष की अवस्था में जुम्बी ग्राम ऋषिपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। साल का वृक्ष, इसी वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम शिष्य मैंने बताया जमाली, दामाद और भांजा, प्रियदर्शना के पति थे ये कौन, जमाली। प्रथम शिष्या कौन थी, तो चंदना भिक्षुणी संघ की प्रमुख थी। उपदेश, प्रथम उपदेश मैंने बताया था आपको राजगृह के विपुलांचल पर्वत पहाड़ी पर दिया था, बराकर नदी के तट पर है ये। इनकी प्रमुख उपाधि कौन सी, कैवलिन, कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति। जिन यानी विजेता, अहर्त यानी पूज्य, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित। ये इनकी कुछ क्या थी, उपाधियाँ थीं। जीवन के अंत में पावापुरी में हुआ इनका। 72 वर्ष की आयु में दीपावली के दिन 468 BC में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है, सस्तीपाल मल्लिगढ़ राज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र था यहाँ पर। महावीर जयंती कब मनाई जाती है, तो 9 अप्रैल को मनाई जाती है। ठीक है, महावीर जयंती, लेकिन इस बार शायद 21 अप्रैल को भी आपकी मनाई गई थी महावीर जयंती। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। स्पष्टीकरण देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे चुंबी ग्राम हजारीबाग के निकट पार्श्वनाथ की पहाड़ियों में स्थित है। ऋजुपालिका नदी की पहचान बराकर नदी, दामोदर नदी के निकट से की गई है। अनेकों विद्वानों का मानना है कि महावीर की वास्तविक निर्वाण स्थली बिहार के पावापुरी नालंदा जिले में है, परंतु डॉक्टर OPL श्रीवास्तव का मत उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पंडनौना में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अनेक विद्वान महावीर स्वामी की जन्म तिथि 30 मार्च 599 BC मानते हैं और निर्वाण तिथि 15 अक्टूबर 527 मानते हैं,
लेकिन रामशरण शर्मा के द्वारा इनकी जो जन्म माना गया है वो 540 और मृत्यु मानी गई 468। ठीक है, तो ज़्यादातर जो ऑथेंटिक है यही है वैसे तो। ठीक है, एनसीईआरटी की मानी जाती है। अब यहाँ पर हमारे जैन तीर्थकर हैं, उनका जन्म स्थान है और प्रतीक चिन्ह है। ये 3 चीज़ आपको याद रखनी होती है थोड़ी सी। तो पहले 4 हम देखेंगे। ठीक है, आदिनाथ जिन्हें हम ऋषभदेव भी कहते हैं, इनका क्या था? वृषभ, इनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ। अजितनाथ इनका क्या था? हाथी यानी गज। संभवनाथ इनका था घोड़ा। और अभिनंदन नाथ इनका क्या था? कपि यानी बंदर। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे जो 22 में यहाँ से हम लोग देखने होते हैं हमें कौन कौन से। 21 में कौन थे? नेमिनाथ, इनका क्या था? तो इनका था आपका नेमिनाथ का था कमल। अरष्टी का क्या था? शंख। और पार्श्वनाथ का था सांप। पार्श्वनाथ का क्या है? सांप। और महावीर स्वामी का हमें पता है क्या है? सिंह। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? प्रतीक चिन्ह है। ये आपको याद रखने हैं। ऊपर के 4 और नीचे के 4 हमें याद रखने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोइंग। रोइंग में पुरुषों की एकल स्पर्धा में ओलंपिक कोटा का स्थान ग्रहण किया किसने? तो बलराज पवार ने। कुश्ती में 3 खिलाड़ी हमें याद रखने हैं, फिनेश फोगाट, असु मलिक और ऋतिक। और वेट लिफ्टिंग में हम बताएंगे कौन है? मीराबाई चानू। और जो आपका नौकायान है इसमें कौन आ गया? आपके बलराज पवार। ठीक है, ये ओलंपिक खेलने वाले भारत की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। एनएसजी के प्रमुख पद पर नियुक्त किए गए हैं। तो एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद और नलिन प्रधान क्या बने हैं? इसके हेड बने हैं। ऐसे बीआरओ के हेड आपको बताएं कौन है? तो बीआरओ के हेड हैं आपके श्री रघुनिवासन। बीएसएफ के अध्यक्ष कौन है? नितिन अग्रवाल हैं। नेवी के अध्यक्ष कौन बने? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हाल ही में। सीआईएसएफ के कौन है? तो नीना सिंह। सीआरपीएफ के कौन है? एपी माहेश्वरी। और सीडीएस कौन है हमारे सेकंड? तो वह अनिल चौहान। तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखिए साथियों, अब बात करते हैं किसकी? मैदान सीरीज़। ये एपिसोड आपका फर्स्ट है मैदान सीरीज़ का, और मैदान सीरीज़ आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग देखा आरबीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन आपसे पूछे पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो थे आपके सीडी देशमुख। पानी में घुलनशील विटामिन कौन से? तो बी और सी। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1932 में। शिकागो धर्म सम्मेलन, ये आप सभी को पता है 1893 में हुआ था। आपसे पूछा गया है शिकागो किस झील के किनारे है? तो मिशिगन झील के किनारे है आपका शिकागो। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? नर्मदा नदी के ठीक है ऊपर। राष्ट्रपति क्षमादान यानी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आर्टिकल कौन से में? 72 में है। 10 की जनगणना शुरू की गई किसके शासनकाल में? तो रिपन के काल में। कांकोरी ट्रेन डकैती का वही 9 अगस्त 1925 में। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे सरोजनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? 1925 कानपुर अधिवेशन में। एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में। रेबिस टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। माजुली द्वीप ये किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में। जनसंख्या किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। दूध से दही यानी बैक्टीरिया कौन सा उपयोग होता है? तो लैक्टोबैसिलस। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। राउरकेला इस्पात संयंत्र ये उड़ीसा में है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है? सिक्किम में है। ओजोन परत क्षेत्र की खोज किसने की थी? फोरमैन ने। और रिकेट्रोस किससे होता है? विटामिन डी से। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून ये किस संबंध? दल बदल कानून। और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य ये कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो ये सारे फैक्ट हमें याद रखने थे किससे? अपने साथियों, ये हमारे मैदान सीरीज। हालांकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हर एक क्वेश्चन में हमारे और बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है क्योंकि आज मैंने बहुत सारे कंटेंट देने की कोशिश की है। अच्छा साथियों, एक इम्पोर्टेंट बात मैं कल की वीडियो में आपसे बात करूँगा, उसके बारे में आज थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस टॉपिक के बारे में आपको सब शुरुआत में बताऊँगा और आपकी राय जानना चाहूँगा कि आपकी राय उस टॉपिक को लेकर क्या रहेगी। उसके बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे और वहाँ से हमारी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं अगर आप उस पर अपना कमेंट या अपनी सहमति मुझे देते हैं तो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।